डॉक्टर नेपाल चंद्र महतो, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सिंघम कॉलेज चांडिल। आज सेमेस्टर 3 के छात्र छात्राओं के लिए CC 6 कोर कोर्स 6 के गुलाम वंशों के पतन के विभिन्न कारण के संबंध में आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे, आलोचना करेंगे कि गुलाम वंश जो एक लंबे अरसे तक भारत भूमि में चला और यह वंश जो एक विदेशी सत्ता के अपना नए वंश के रूप में वह अपना मतलब वंश को एक नया परंपरा को चलाए जिसे गुलाम वंश, गुलाम परंपरा, सेल्फ डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये सेल्फ डायनेस्टी के जो पतन हो गया, यह तो एक अवधि तक, कुछ अवधि तक चला और चलने के बाद इसका जो पतन हो गया, तो इसके पतन के लिए विभिन्न प्रकार के जो उत्तरदायी कारण थी, ये सारे कारणों के बारे में आज हम लोग आलोचना प्रस्तुत करेंगे। तो causes of the downfall of the Salv dynasty, causes of the downfall of the Salv dynasty। तो गुलाम वंश के पतन के विविध कारण के बारे में आज हम लोग आलोचना करेंगे। तो गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय 1206 से केकुबाद के समय 1290 तक, ये जो समय है, अवधि है, इस अवधि को हम गुलाम वंश के अवधि या गुलाम काल के, गुलाम समय, गुलाम के काल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हो गया गुलामों का समय 1206 से लेकर 1290 तक। अतः ये जो 85 वर्ष का जो समय है, एक लंबा अवधि है जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम, केकुबाद आदि जो बलबन आदि जो सुल्तानों का अपना सत्ता के प्रति, अपने शासन सत्ता को ये लोग किस प्रकार बना के रखे, इस संबंध में हम लोग का आलोचना करना है। लेकिन उन लोग का जो शासन व्यवस्था के बारे में कहा जाता है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम, बलवान, केकुबाद, सब नरेश, सब सुल्तान अपना अपना समय में शासन व्यवस्था को, शासन सत्ता को, गुलाम वंशों को मजबूती बनाए रखने के लिए अपना विभिन्न नीतियों का ये लोग सहारा लिए। लेकिन लेने के पश्चात भी ऐसी स्थिति उन लोगों के नियमों में, उन लोगों के सिद्धांतों में, नीतियों में ऐसी मतलब कुछ मूलभूत विशेषताएं आ गई थी, जिन मूलभूत सिद्धांतों या विशेषताओं के परिणाम स्वरूप वंश का पतन होना अनिवार्य हो गया। वंश पतन के दिशा में अग्रसरित होने लगी। बलवान, इल्तुतमिश, ये मानव तो अपना जो मतलब शासन सत्ता को मजबूत बनाने के लिए ये लोग अपना सिद्धांत को सही ढंग से बनाकर रखे। लेकिन बनाने के पश्चात भी वे लोगों में कुछ ऐसी त्रुटियां थी, कमजोरियां थी, जो अपने किए का परिणाम उन लोगों को भुगतना पड़ा। अर्थात अपने नीचे के जो उनका उत्तराधिकारी के सिर दर्द के रूप में उन लोगों को भुगतना पड़ा और पतन की दिशा में बढ़ने लगी। तो गुलाम वंश की जो स्थिति, दिशा दशा, उनके पतन के मूलभूत सिद्धांत, ये सारे विशेषताओं के बारे में विभिन्न प्रकार की कारकें थी, जिन कारणों के परिणाम स्वरूप एक 85 वर्ष की लंबी अवधि तक चलने वाला विदेशियों का बनाया हुआ सत्ता गुलाम वंश एक दिन उसका दीपक बुझ गई। अतः इसके पतन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थी। एक नंबर कारण था कारण है कि
विदेशी शासक, विदेशी शासन, फॉरेन किंग, फॉरेन रूलर। फॉरेन रूलर जो थे ये गुलाम वंश के जो शासन व्यवस्था, गजनी के बाद गौरी, गौरी के बाद आगे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये सब क्या विदेशी थे। इन लोगों का रीति नीति संस्कृति धर्म सब कुछ विदेशी था। अतः ये लोग विदेशी होने के नाते भारतीय जो हम लोग का जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, उस धर्म के प्रति इन लोगों का कभी मतलब एक रूपता नहीं आया। अर्थात हमारे हिंदुओं के प्रति वे जो हमारे उस काल के गुलाम वंश के नरेश सुल्तान थे, ये सुल्तान कदापि मतलब हिंदुओं को अपना समन्वय की भावना, सद्भाव की भावना कदापि ये लोग नहीं अपनाए। बलवान जो एक प्रतापी सुल्तान थे, ये तो ब्राह्मण व हिंदुओं को ब्राह्मणों को ये लोग मतलब ये बहुत ही निम्न दृष्टिकोण से देखते थे। हिंदुओं के प्रति, हिंदू को तो ये कुफ्र का जड़ समझते थे कि हिंदू कुफ्र का जड़ है। अर्थात है उनके वैचारिक विचारधारा, आंतरिक मनोवृत्ति इस धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति जो भारत का मूल धर्म है, एक गुलाम का गुलाम होते हुए एक मतलब जो भारत का जो मूल जो जाति है, मूल भारतीय है, नागरिक है, उस नागरिकों के प्रति इसी प्रकार के मतलब उनका विचार यह स्पष्ट करता है कि उनका अमानुषिक व्यवहार कितना था हमारे भारतीयों के प्रति, भारत के हिंदुओं के प्रति। अतः विदेशी शासक, विदेशी जो उन लोगों का विचार, शासकों का जो मतलब विचार, ये विदेशी शासक होने के नाते ये लोग भारतीयों के जो धर्म संस्कृति समाज है उसके प्रति ये लोग सदैव कुठाराघात किए हैं। कदापि ये लोग मतलब अपना प्रजा के रूप में इन लोगों को कभी नहीं देखे हैं। अतः हिंदू को ये कदापि उच्च दृष्टि से नहीं देखे हैं। फलतः क्या हो गया, जो हिंदू के जो मानव थे, समुदाय थे, ये समुदाय सदैव अपना स्वतंत्रता के लिए उस गुलाम शासकों के प्रति, गुलाम वंश के गुलाम सत्ता के प्रति सदैव ये सचेत रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है निरंकुश शासक। निरंकुश शासक, ऑटोक्रेट किंग, ऑटोक्रेट किंग, निरंकुश शासक। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, जो जिसमें इल्तुतमिश बलवान अपना एक कुछ हद तक ये लोग अपना व्यवस्था को ये लोग सरलता में लाने का प्रयास किए थे। हिंदू और मुस्लिम के बीच मतलब एकता को बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों का प्रयत्न भी सफल नहीं हुआ और वो लोग एक निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या ये लोग भारत में ऐसा नींव गाड़ दिए, इतनी कठोर नीति, ऐसे मतलब उन लोग का विचार, ऐसे निरंकुशता, ये लोग डिक्टेटरशिप बन गए थे, ऑटोक्रेट किंग थे, जिसके चलते भारतीय जनता, भारतीय का जो नागरिक यह समझने लगे कि यह जो गुलाम वंश है, ये गुलाम वंश के व्यवहार से भारतीयों को कभी शांति और सुख नहीं मिलेगी। ऐसे कि वे लोग ऐसे मतलब निरंकुश थे कि ब्राह्मणों को तो ये लोग इतना नीच दृष्टिकोण से देखते थे, बलवंत तो कुफ्र बल के कुफ्र का जड़ कहते थे, और ब्राह्मणों के या हिंदू संस्कृति के प्रति ये कदापि मतलब उसको संस्कृति को अपना ऊंचा दृष्टि से कभी नहीं देखे। उसको मतलब उसके साथ अमानवीय व्यवहार, अमानुषिक व्यवहार, नृशंसता, हत्या करना, ये सब तो तमाम बात था। उस युग में कहा जाता है कि गुलाम युग में थोड़े से कोई भी मतलब संकेत मिल जाता था, मृत्युदंड, हत्या कर देना, कत्ल कर देना, ये सब तो अमानवीय व्यवहार, ये तो तुच्छ काम था, कोई बड़ा काम नहीं था। उसको ये लोग बड़ा काम नहीं समझते थे।
विशेष करके हमारे भारतीयों के प्रति वे लोग इसी प्रकार अमानवीय व्यवहार अपनाते आ रहे थे। अतः राजा का, किंग का, सल्तनत का, सुल्तान का जो सल्तनत सत्ता, तब मतलब वह संपूर्णता या समृद्धता ला सकती है जब जनता के प्रति उसका सहानुभूति है, जनता के साथ उसका व्यवहार अच्छा हो। इसीलिए हबीबुल्लाह ने लिखे हैं कि अगर मतलब ये मतलब सुल्तान, अगर ये सुल्तान अपना मतलब अच्छा व्यवहार करते हैं भारतीयों के साथ, तो उन लोगों का शासन सत्ता एक लंबे अवसर तक सही ढंग से मतलब चलता। लेकिन उन लोग ऐसे अमानवीय व्यवहार करने लगे, अमानुषिक व्यवहार करने लगे, जिसके चलते भारतीय जनता नाराज होकर ये लोग अपना स्वतंत्रता के लिए, अपना स्वतंत्र होने के लिए वे लोग मतलब अपना ताक में थे। अतः इसके पतन के लिए, गुलाम वंश के पतन के लिए सुल्तान का जो कठोरता नीति, दमनकारी नीति, उसका जो ऑटोक्रेट किंग का जो व्यवहार, उस व्यवहार से जनताएं अपने स्वयं को मतलब असहाय अनुभव करने लगी थी। अतः यह भी एक कारण माना जाता है। फिर नेक्स्ट कारण है आंतरिक विद्रोह, इंटरनल रेवोल्ट। आंतरिक विद्रोह क्या? गुलाम वंश के अमीर सरदार उन लोगों का मतलब मुख्य व्यक्ति होते थे, क्योंकि अमीरों के माध्यम से, सरदारों के माध्यम से राजा सुल्तान का जितना शासन सत्ता उसमें केंद्रित था। और राजा तो अपने तो केंद्रित रखते थे, लेकिन उसका जो मतलब जितने कार्यों को संभालने वाला, उसका जितनी मतलब व्यवस्था को संगठित करके रखने वाला, उसका अमीर सरदार ये सब व्यक्ति सब होते थे। अतः ये लोग क्या किए, उन लोगों के सुल्तान के व्यवहार से ये लोग दुखी होते हैं। उन लोगों के व्यवहार से ये लोग, उनके अत्याचार, अन्यायपूर्ण व्यवहार से, कठोर दमनात्मक नीति के चलते, निरंकुशतापूर्ण नीति व्यवहार करने के चलते इन लोगों में क्या हो गया कि इन लोगों का शक्ति यहाँ केंद्रित होने लगा सरदारों के ऊपर, अमीरों के ऊपर। अतः ये अपना शक्ति इन लोगों का बढ़ने लगा दिन प्रतिदिन, और उन लोगों का राजा का, सुल्तान का शक्ति केंद्र में, सत्ता में उनका ह्रास होने लगा। अतः ये लोग अगर ये लोगों का शक्ति इतना बढ़ गया, अमीरों का, सरदारों का, कि पूरा सल्तनत उन लोगों के ऊपर ही निर्भर करता था, पूरा सल्तनत उन लोगों के ऊपर निर्भर करता था। अतः सुल्तान को उसके ऊपर पूर्ण रूप से आभारी होना पड़ा, आभारी जीवन व्यतीत करना पड़ा। समय के क्रम में बलवान तो कुछ शक्ति लगाकर अपना को मजबूत बना के रखा था, लेकिन आगे जाकर वह मतलब टिका नहीं, और धीरे धीरे गुलाम वंश का पतन का मार्ग प्रशस्त होने लगा। अतः सरदारों या अमीरों का शक्ति, ये लोग अगर चाहते तो राजा को और सुल्तान को पदच्युत भी कर सकते थे, उनको मतलब हटा भी सकते थे, उनको मृत्यु दंड भी दे सकते थे, वध भी करते थे। अतः ऐसी स्थिति में देखा जाए, अनुमान लगाया जा सकता है कि उन लोगों का जो व्यवहार था, उन लोगों का व्यवहार अमीर और सरदारों के साथ भी अच्छा नहीं था। प्रजा के साथ तो था ही नहीं, अमीर और उमराव या सरदार लोग भी उन लोगों से, उससे निरंकुश शासकों के व्यवहार से ये लोग परिचित थे, और अपने को ये लोग भी मतलब छुटकारा पाना चाहते थे, और अपना आंदोलन करते थे, अपना राजनीतिक अखाड़ा बना कर रखे थे। उन लोगों का मतलब विचार को, उन लोगों के मंतव्य को, राजा के नरसिंह के जो मतलब निरंकुश शासन की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा के प्रति वे लोग सदैव मतलब सचेत रहते थे, और उन लोगों को कभी मतलब वैसा विचार लाने का लिए मौका ही नहीं देते थे, क्योंकि इन लोगों का शक्ति संगठन इतना मजबूत बनाते जा रहे थे अपना सरदार या अमीर लोग, जिसके चलते मतलब यह भी एक उत्तरदायी का कारण बनता है इसके पतन के लिए, गुलाम वंश के पतन के लिए। नेक्स्ट आगे जाएंगे, विदेशियों का आक्रमण, फॉरेन इन्वेशन, विदेशों का आक्रमण। क्या? गुलाम वंश, वो भी तो विदेशी थे। गुलाम वंश, वे लोग तो हमारे भारत में शासन सत्ता को बनाकर रखे हैं। तो उसी समय
पश्चिम सीमा की ओर से मुगलों का प्रवेश होना शुरू हुआ। मुगलों का इल्तुतमिश के काल से ही मतलब मुगलों का प्रवेश भारत में होना शुरू हुआ। अभी मुगल जो वे लोग खूंखार जाता है, वे लोग इन लोग से भी जो ज्यादा मतलब दमनकारी नीति अपनाने वाला, एक कठोर शासक के रूप में, एक कर्मठ, एक योद्धा, वीर, सब दृष्टिकोण से ये लोग मतलब मजबूती के साथ अपना भारत में प्रवेश करना शुरू किए। पश्चिम द्वार में इधर जो मतलब गुलाम वंश के सुल्तान थे, ये सुल्तानों को उन लोगों को रोकने के लिए सैनिक और धन की बड़ी अभाव थी। ये लोग मतलब उस अभाव को मतलब ये लोग भरपाई नहीं कर पाए। अवश्य बलवान कुछ हद तक प्रयत्न किए थे सीमांत क्षेत्र में पश्चिमी सीमा से मतलब उन लोगों को रोकने के लिए, लेकिन वो भी कामयाबी नहीं हो पाई। अतः विदेशियों का जो प्राबल्य हो गया, घुस गए वे लोग मुगल लोग, तो ये लोग का मतलब शासन सत्ता में कमजोर होना स्वाभाविक है। वो लोग तो अपना विभिन्न नीतियों को अपनाए, वे लोग कठोर व्यक्ति थे। अतः विदेशियों का जो प्राबल्य हो गया, मुगलों का प्रवेश हो गया, तो मुगल वंश का पतन आरंभ हो गया। अतः यह भी एक कारण माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुलामों के उत्तराधिकारी का अभाव। गुलाम वंश के उत्तराधिकारी का अभाव। उत्तराधिकार, एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेंस रूलर, एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेंस रूलर। तो उत्तराधिकार का जो अभाव, उत्तराधिकार का अभाव किस प्रकार? गुलाम वंश का यह नियम था कि सुल्तान का पुत्र, उसका पुत्र के बाद पुत्र, वंश परंपरा का नियम उसमें नहीं था नरेश के सुल्तान बनने का। जिसका शक्ति वही सुल्तान बनेगा, जिसके पास अपना भुजा का बल है, तलवार का शक्ति है, वही मतलब बनेगा अपना सुल्तान। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम, जितने भी है सब कोई मतलब अपना शक्ति पर, अपने तलवार के बल पर, अपना भुजा के बल पर ही अपना पाने का ये लोग उन लोगों को मौका मिला था। उन लोगों का वंश परंपरागत नियम नहीं है। दूसरे सुल्तानों का या दूसरे मतलब जो राजा महाराजा जो भी हो, उन लोगों का वंश परंपरा है। अतः वंशों के प्रति कि अमुक राजवंश है तो उनके प्रति जनताओं का भी मतलब अपना आस्था रहता है, प्रेम रहता है। युग युगों से वे लोग राजा नवाब रहे हैं, तो इसे तो उन लोगों में था नहीं। गुलाम वंश तो वैसे परंपरागत नीति पर तो ये लोग तो मतलब हेरिटेज उन लोग का वैसा नहीं था, ट्रेडिशन के आधार पर उन लोग का नहीं था। वे लोग अपना बल पर शासन सत्ता लेते थे। अतः ये जो उत्तराधिकार का जो नियम है, इसमें परंपरागत नियम को नहीं अपना कर ये लोग मतलब अपना कठोर नीति के द्वारा, दमनात्मक नीति के द्वारा, अपना शक्ति के बल, पूजा के बल पर, शक्ति पर राज्य लेने का उन लोगों का नियत थी। ऐसे स्थिति में क्या हो जाता है, यह गंभीर मामला है कि उत्तराधिकार के नियम का तो अभाव हो गया ही। अगर वैसा नियम रहता तो इन लोगों को मतलब कोई उत्तर आंदोलन या संघर्ष, किसी प्रकार का कोई अपना राज परिवार में किसी प्रकार का कोई मतलब उन लोगों का कोई अंगुली उठाने वाला कोई नहीं होता। अतः अमीर उमराव जो होते थे, सरदार लोग थे, वे लोग ताक में रहते थे कि अपना अपना शक्ति को बढ़ाना शुरू करते थे, अपना शक्ति को मजबूत करने का प्रयत्न करते थे, जिससे कि मैं सत्ता को ले लेंगे। अमुक समय था कि मैं सत्ता को ले लेंगे। अतः राजनीतिक अखाड़ा बन के रह गया गुलाम वंश का अपना सत्ता व्यवस्था, शासन व्यवस्था। जिस विच्छिन्नता में आ गया, विकेंद्रीकरण हो गया। राजा तो अपना केंद्रीकृत करने का, सुल्तान तो अपना केंद्रीकृत करने का प्रयत्न करते थे, लेकिन उन लोगों के जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आलोक में राज सत्ता को पाने के लिए विभिन्न सरदारों ने अपना अपना शक्ति को बढ़ाना शुरू करते थे और हटा के अपना राज सत्ता लेने का प्रयत्न करते थे। यह उत्तराधिकारी का नियम का अभाव था, एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ रूलर। तो ये जो मतलब ये महत्वपूर्ण कारण माना जाएगा ये नियम। फिर हम लोग आगे जाएंगे तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में गुलामों की महत्वाकांक्षाएं।
गुलाम वंश की महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशन उन लोग का ऐसे एम्बिशन था कुछ गुलामों का, जैसे कि बलवान, इल्तुतमिश, रजिया बेगम। अच्छा, ये इल्तुतमिश क्या किए थे, अपना 40 सामंतों का अपना दल बना लिए थे। 40 सामंतों का दल। ये दल क्या है, ये दल के माध्यम से ही मतलब उनका शासन केंद्रित था उसी के ऊपर। चांडिल मतलब 40 मंडलों के ऊपर। तो ये जो केंद्रीकृत थी उन लोगों के ऊपर संपूर्ण रूप से शासन सत्ता उसी के ऊपर आधारित था, जिससे शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण की भावना, विकेंद्रीकरण की भावना आने लगी। जो किंग होते थे उनके प्रति उतना शासन सत्ता का मतलब उतना नागरिकों के साथ, जनताओं के साथ सीधा संबंध नहीं होता था। अतः ये जो मतलब 40 की जो व्यवस्था है, 40 दलों की, सामंत के दलों का संगठन इल्तुतमिश का। फिर रजिया बेगम ने क्या किए, तुर्कों के जो मतलब तुर्कों का वो भी मतलब तुर्कियों का एक संगठन बनाए थे, गैर तुर्कियों का एक संगठन बनाए थे। इससे भी मतलब गुलाम वंश का छिन्न भिन्न होने का या प्रतिस्पर्धा पैदा होने का यह भी एक मतलब धत्तक थी। हबीबुल्लाह व निजामी ने कहे हैं कि ये जो मतलब उन लोगों का जो मतलब अपना जो एक महत्वाकांक्षा, वे लोग जो अपना मतलब हित के लिए मतलब महत्वाकांक्षा बनाए और एक शासन का रूप देकर, एक नियम सिद्धांत का रूप देकर समाज को राजनीति को मतलब ये लोग अपना भिन्न बनाकर धर्म रहित राजनीति, ऐसा राजनीति उन लोगों का कि मतलब कूटनीति जड़ा राजनीति, धर्म का कोई उसमें अंकुर नहीं है, धर्म के कोई उसमें चीजें, धर्म बोल के कोई चीजें नहीं है। ऐसे उन लोगों का अपना मंडल बना के अपना मतलब सिद्धांत बनाकर ठगने की प्रवृत्ति। तो ये सब जो कारण है उनका महत्वाकांक्षा, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। फिर लास्ट में है कि अयोग्य कमजोर शासक, वीक सक्सेसर। कमजोर शासक, किस प्रकार कमजोर शासक, इल्तुतमिश, बलवान, रजिया बेगम, ये लोग अपने अच्छे मतलब सुल्तान थे। ये लोग अपना शासन शक्ति को अपना भुजा के बल पर, अपना शक्ति के बल पर, अपने मजबूती के साथ ये लोग अपना निरंकुश शासन व्यवस्था को ही अपना सल्तनत को ऊंचा बनाए, उन्नति बनाने के लिए वे लोग प्रयत्न करते रहे किए। लेकिन बलवान का मृत्यु के पहले बलवान कहे थे कि अपना जो बड़ा पुत्र मोहम्मद है, बलवान का पुत्र मोहम्मद, वह मोहम्मद का जो पुत्र है केखुसर को सुल्तान बनाने का ये अपना विचार बनाए थे बलवान। लेकिन बलवान के मृत्यु के बाद क्या हो गया, अमीरों ने क्या किए, उनके मृत्यु के बाद बलवान का जो दूसरा लड़का था, छोटा लड़का, बुगरा खां के अपना जो बेटा है उसका नाम था केकुबाद। तो बुगरा खां के जो छोटा बेटा है बुगरा खां, उसका बेटा केकुबाद को मतलब ये लोग सुल्तान बनाने का विचार रखे और सुल्तान बनाए। अभी केकुबाद जब सुल्तान बन गया तो कहा जाता है केकुबाद सबसे बड़ा मतलब कमजोर गुलाम वंश का सम्राट सुल्तान माना जाता है। ये एक भोग विलासी मतलब जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति थे।
वो उनका मतलब शासन क्या हो रहा है, सत्ता क्या हो रहा है, सल्तनत क्या हो रहा है, उसका कोई मतलब अपना कोई ध्यान ही नहीं, उनका कोई मतलब उसमें कोई उतना ना धन का ना धन का धन का उसमें धन लगाया सत्ता के लिए और न कुछ किए, बल्कि उनका खाना पीना अपना मौज मस्ती से अपना जीवन व्यतीत करना, अर्थात भोग विलास में अपना ऐसो आराम भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करने का ये बीड़ा अपना बिताना शुरू किया। अभी अमीर उमराव ने अभी देखे कि ये तो कमजोर है, कहीं को बात कमजोर है, उसके पास तो अभी कोई उतना शक्ति नहीं है, तो जलालुद्दीन फिरोज के सहयोग लेकर सरदारों ने, अमीरों ने, सरदारों ने वे लोग क्या किए, एक साथ मिलजुल कर उसके ऊपर मतलब अपना विद्रोह किए केकुबाद के ऊपर, और केकुबाद को बंदी बना लिए और बंदी बनाकर 1290 ईस्वी में उसका जून 1290 ईस्वी में उसका कत्ल कर दिया गया, उसका मृत्यु हो गया। इसी प्रकार गुलाम वंश का अंतिम चिराग बुझ गया। अतः उपरोक्त विभिन्न जो मूलभूत कारक या जो कारण है, उत्तरदायी कारण है, ये सारे उत्तरदायी कारण हमें यह स्पष्ट करता है कि गुलाम वंश जो 85 वर्ष तक एक लंबे अवधि माना जाएगा, ये लंबी अवधि में जो विदेशी सत्ता आकर गुलामों का गुलाम ये सब रहने वाला सब है, तो ये जो गुलाम वंश वह गुलाम वंश का अस्तित्व सदा के लिए मिट गया जून 1290 ईस्वी में। थैंकिंग यू ऑल, नेक्स्ट क्लास।